Our next theoretical topic is define law of chemical conservation of mass. ओके, केमिस्ट्री का ऐसा कहा जाए तो सबसे पहला लॉ है जो केमिस्ट्री बिल्डअप करने में सबसे ज्यादा काम में आया था। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So actually this law was put forth by Antony Lavoisier in 1789. Okay, 1789 में एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ये लॉ दिया था। ओके, he performed careful experiment studies for combustion reactions for reaching to the above conclusion. बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है। He performed careful experiments studies for combustion reactions for reaching to the above conclusion. Okay, ये conclusion obtain करने के लिए उन्होंने combustion reactions का डिटेल में स्टडी किया था। Okay, so he performed careful experiment studies for combustion reactions for reaching to the above conclusion. तो कौन सा combustion reaction किया था? तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, आप डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो कि मीथेन का कंबशन करोगे ऑक्सीजन से तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। If we take combustion reaction of methane, so it gives carbon dioxide plus water. Okay, तो उन्होंने क्या किया, मीथेन और ऑक्सीजन का फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस लिया, उनके बीच में कंबशन रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसका भी वेट कैलकुलेट किया। पता चला कि इस रिएक्शन में जितना रिएजेंट यूज हुआ था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मास। सपोज x ग्राम जितना रिएजेंट ओवरऑल लिया है तो प्रोडक्ट उसका भी टोटल वेट x ग्राम ही होगा। ओके, तो ऐसी ऑल द कंबशन रिएक्शंस, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन, ग्लूकोज, सुक्रोज, सभी की कंबशन रिएक्शन में देखा, केयरफुली देखा, मेजरमेंट करके कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर ग्राम में वेट सबका कैसा रहता है, सेम। और इसीलिए कंक्लूजन ओके उन्होंने दिया था विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर several later डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी डेवलपमेंट पीछे हुए हैं उसका बेस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना ही नहीं, लिखा है दिस लॉ इज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट of masses of reactant and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier. It is the result of exact measurement of masses of reagent and product and carefully planned experiment performed by Lavoisier. Understood? So law of conservation of mass हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऐड करना है पैम्पलेट में आपको। ओके, लिखना है मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। रिमेंबर, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टू द अनदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टू द अनदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। So write down the law of conservation of mass. Matter neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form of substance to the other form of substance. मतलब कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन हो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसा रहता है, कांस्टेंट। कैसा रहता है, कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप पहले 2 सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बुक में इतना ही दिया है। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन
law of definite proportions by example. Okay, law of definite proportion. तो बच्चों proportion का मतलब होता है परसेंटेज proportion. ओके, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज proportion को हम बोल सकते हैं बच्चों डिफाइनाइट proportion. ओके, तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट proportion आपको एक्सप्लेन करना है. तो साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम है जोसेफ प्राउस्ट. ओके, जोसेफ प्राउस्ट नाम के फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ये लॉ दिया हुआ है. ओके, he stated that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. फिर से, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. Clear? तो कोई भी कंपाउंड उसका फॉर्मूला अगर फिक्स है तो वो सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑक्यूपाई करेगा. उसे कहेंगे लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन. ओके, ये ऐसे ही नहीं दिया गया, उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे. जैसे जोसेफ प्राउस्ट वर्कड विथ 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट. आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कॉपर के 2 आयन ही होते हैं, एक Cu+1, दूसरा Cu+2. अब Cu+1 को बोलते हैं क्यूप्रस आयन और Cu+2 को कहते हैं क्यूप्रिक आयन. ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों Cu+2 कार्बोनेट आयन, फॉर्मूला होगा CuCO3. ओके, उसमें से 1 फॉर्मूला का सोर्स ओरिजिनल था, मतलब नेचुरल, और दूसरा फॉर्मूला सिंथेटिक था. ओके, उन्होंने 2 सैंपल लिए. फर्स्ट सैंपल जो था वो ओरिजिनल नेचुरल सोर्स में से लिया गया और दूसरा सैंपल जो है वो लैब में बनाया हुआ आर्टिफिशियल क्यूप्रिक कार्बोनेट था. ओके, फिर उन्होंने ये दोनों कंपोनेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और उनकी कॉम्पोजिशन मतलब परसेंटेज प्रपोर्शन अलग अलग एक्सपेरिमेंट से फाइंड की. तो पता चला कि दोनों में, मतलब नेचुरल सैंपल हो या सिंथेटिक सैंपल हो, दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसा होगा, सेम. दोनों में कॉपर का परसेंटेज सेम मिलता है, कितना, 51.35. कार्बन का भी परसेंटेज सेम मिलता है 9.74 एंड ऑक्सीजन का भी परसेंटेज सेम मिलता है 38.91. ओके, ये बॉक्स आपको याद रख के ड्रॉ करना है. परसेंटेज ऑफ कॉपर इज 51.35, कार्बन मिला 9.74 और ऑक्सीजन मिला 38.91. इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों डिफरेंट सोर्सेस से कंपाउंड को ऑब्टेन किया था, फिर भी उनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम है, उनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम है, तो उसे कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन. ओके, इसलिए लिखा है thus irrespective of source a given compound always contain same elements in the same proportion. ओके, मतलब सोर्स कोई भी हो लेकिन किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट का प्रपोर्शन सेम होता है. ओके, the validity of this law has been confirmed by various experiments. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैलिडिटी चेक की गई है और कभी कभार इस लॉ को दूसरा भी नाउन दिया जाता है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट कॉम्पोजिशन. उसके 2 नाउन्स हैं बच्चों. पहला नाउन क्या है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन, और दूसरा है लॉ ऑफ डिफाइनाइट कॉम्पोजिशन. मतलब सेम ही हुआ, बराबर. जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, आगे भी मैं बोल चुका हूं कि वाटर अगर किसी भी सोर्स से आप लाएं, जैसे पानी म्यूनिसिपैलिटी का पानी हो, पानी नर्मदा का पानी हो, पानी बारिश का पानी हो, या फिर पसीने का पानी हो, या फिर सुएज का पानी हो,
या रेस्पिरेशन से निकला वाटर वेपर हो, या फिर आप लैब में हो और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस की रिएक्शन से पानी बना रहे हो, किसी भी मेथड से वाटर आप बनाओगे, लेकिन फॉर्मूला ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, वो क्या है, H2O। ओके, और उसमें एलिमेंट का रिलेटिव प्रपोर्शन होता है 2:1। एलिमेंट का रिलेटिव प्रपोर्शन होता है 2:1। क्लियर? So this is called law of definite composition or law of definite proportion. Clear everyone? Very nice. Now our next topic is explain law of multiple proportion. Law of multiple proportion को explain कीजिए। बराबर? इसको समझाने के लिए मेरे पास टेक्स्ट बुक के अलावा एक अच्छा सा टॉपिक है, मैं उससे समझाऊंगा तो आपको टेक्स्ट बुक की मेथड इजीली याद रह जाएगी। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बच्चों 5 टाइप्स हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। कितने टाइप्स कंसीडर कर रहे हैं? 5। ओके, कौन कौन से? तो आप डायग्राम में फर्स्ट कॉलम देखो, क्या लिखा है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। क्लियर एवरीवन? कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। फिर से एक बार, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ओके, these are the oxides। अब सिर्फ और सिर्फ दोनों एलिमेंट्स का मास डिसाइड करेंगे। चलो, N2O में नाइट्रोजन का कितना मास है? तो N2O में बच्चों नाइट्रोजन का मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14, 2 एटम्स है ना यहाँ पे, तो 14 2 28। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होगा? सो एटॉमिक मास इज 1, तो 16 1 16। क्लियर एवरीवन? नाउ NO दिया है, तो बच्चों NO, उसमें 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो 14 1 14, 16 1 16। N2O3 में कैलकुलेट करो, 14 2 28, 16 3 48। NO2 में 14 1 14, ऑक्सीजन 2 है, 16 2 32। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 14 2 28, ऑक्सीजन 5 है, 16 5 18। भाई मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जितने एटम्स थे उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके पूरे फॉर्मूला में जितने भी मास है दोनों के, वो हमने शो किए हैं। ओके, नाउ वी वांट टू कंपेयर इट। हमें नाइट्रोजन का मास फिक्स करके उसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन का मास तो यहाँ डिफरेंट है, कभी कभार 28, कभी कभार 14, 28, 14, 28। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स कर दिया हमने, क्या कर दिया, 14 14 14 14 14। क्लियर एवरीवन? द मास ऑफ नाइट्रोजन is fixed, we have fixed this mass, that is 14 ग्राम। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे बच्चों, N2O में 28 नाइट्रोजन हो तो 16 ऑक्सीजन होता है। तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, 28 का 16 तो फिर 14 का 80 होगा ना, क्योंकि 28 का 16 है तो 14 का 80 होगा। 28 को 2 से डिवाइड करो तो 14 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। तो अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसके साथ एसोसिएटेड ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम। सेकंड एग्जांपल, NO में नाइट्रोजन 14 ही है। ओके, तो हमें 14 ही रखना है, नो चेंज, तो 16 का 16 लिख दिया। क्लियर? अभी N2O3 सोचो, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना था, 48। तो 14 के पास कितना होगा,
तो आपने 28 को 2 से डिवाइड करके 14 लाए, तो यहाँ भी 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 24। सेम वे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक ही नाइट्रोजन था 14, तो हमने 14 का 14 रखा। फिर ऑक्सीजन गिनो तो 16 2 32 है, तो 14 remains 14, so 32 remains 32. Same way in N2O5 two nitrogens are present, so 14 2s are 28, 14 2s are 28, 16 5s are 80, 16 5s are क्या होगा 80, so 28 divided by 2 that is 14, okay, and 80 divided by 2 वो क्या होगा 40, क्योंकि 28 से 80 ग्राम रिलेटेड है तो आधा करोगे 14 ग्राम, तो 80 का भी आधा हो जाएगा 40। तो अगर मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दूं 14 ग्राम, तो उसके साथ एसोसिएटेड ऑक्सीजन का मास क्या होगा? रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, so what should be the mass of oxygen associated with it? It should be 8 into 16 into 24 into 32 into 40. तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के 14 ग्राम से जुड़े ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 8:16:24:32:40। चलो भाई, ये तो मुझे पूरा 8 का टेबल दिख रहा है, सभी में से 8 कॉमन निकालोगे तो रेशियो क्या होगा? 1:2:3:4:5। क्यों? क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. So this is relative mass of oxygen with 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो उसको हम सिंपल होल नंबर उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। So this is called law of multiple proportion, law of multiple proportion. ओके, तो इस लॉ को स्टेटमेंट से हम समझेंगे अभी, बराबर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इन सभी ऑक्साइड में दो एलिमेंट ने मिक्स होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, ओके। उसमें किसी भी एक के फिक्स मार्क्स के साथ दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास सिंपल रेशियो में होता है, उसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहेंगे। देखो कैसे, 1803 में ओके डाल्टन ने ये मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखा है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element, जैसे कि ऑक्सीजन, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, जैसे कि नाइट्रोजन, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number, are in the ratio of small whole number. So very simple rule. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. इस रेशियो में होगा small whole number. Okay, second time, चलो ट्राई करो मेरे साथ बोलने के लिए। If two elements can combine to form more than one compound, so the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. Clear everyone? Okay, this is called law of multiple proportion. Okay, चलो उसका टेक्सचुअल एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके दो कंपाउंड बनाते हैं, जिनके नाम है, पहले का नाम है वाटर और दूसरे का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे, देखो आप, अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया और वाटर बनाया, बराबर, और हमने प्रोपोर्शन चेंज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके
बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन टेक्स्ट बुक वी हैव नॉट गिवन प्रॉपर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखने के लिए ट्राई करता हूँ, बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाटर की रिएक्शन लिखेंगे, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, या फिर एक काम करें हम, H2 प्लस हाफ O2, 1 डिवाइड बाय 2, H2 plus half O2, it gives H2O. क्लियर? ओके, चलो नीचे हम लिखेंगे दूसरी रिएक्शन, हियर H2 plus O2, it gives H2O2, it gives H2O2। अब आप ही समझो बच्चों, दोनों रिएक्शन आप देख सकते हो, बराबर, क्लियर। चलो फर्स्ट रिएक्शन में क्या आएगा, H2 plus half O2, it gives H2O। सेकंड है H2 plus O2, it gives H2O2। ओके, तो आप ही इक्वेशन देखिए और वहां पे ग्राम देखिए। पहली इक्वेशन में H2 लिखा है डायलॉग बॉक्स में, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम हुए तो मास कितना होगा उसका, 2 ग्राम, तो इसलिए यहाँ लिखा है 2 ग्राम। फिर ऑक्सीजन कितना लिखा है, 1/2 O2। अगर पूरा ऑक्सीजन होता तो 16 ग्राम था, सॉरी पूरा O2 होता तो 16 2 32 ग्राम था, हाँ कि नहीं। लेकिन हाफ O2 लिखा है, मतलब 32 डिवाइड बाय 2, ओके, तो 16 ग्राम आ गया। फिर से बता दूं, O2 तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 2 32, 32 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16 होगा, 32 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, 16। और दोनों का टोटल H2 होता है, तो वो भी हो गया कि भाई 16 और 2 18 हो गया ना। नाउ पहली इक्वेशन का मास आपको पता चल गया। अभी दूसरी इक्वेशन देखो, उसमें वापस लिखा है H2 plus O2, it gives H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन का मास होगा बच्चों वही 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होगा 16 2 32, और प्रोडक्ट का टोटल करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो हो जाएगा 34। तो आप देख सकते हो दोनों ने मिलके 2 कंपाउंड बनाए, उसमें हाइड्रोजन का मास यहाँ पे फिक्स है बच्चों 2 ग्राम, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 16:32। क्या होगा, 16:32। अगर मैं 16 कॉमन निकालूं तो क्या आएगा आंसर, 1:2। हो गया रूल, ओके। तो ऐसे रूल प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे, तो अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लूं इस दोनों कंपाउंड में और उसके साथ एसोसिएटेड ऑक्सीजन चेक करूं तो उसका मास आएगा 16:32, जिसको कहते हैं 1:2, क्योंकि 16 कॉमन निकाला आपने। क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपर्शन। क्या कहेंगे इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपर्शन। क्लियर एवरीवन? ओके, तो एक बार देख लेते हैं, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, so the masses of one element that combines with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number, and the ratio of small whole number। ओके, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपर्शन, जो एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।